क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? स्क्रीन में प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. ओके। हम लोगों ने पहले लेसन प्लानिंग के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया है। RCEM अप्रोच, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग लेसन प्लानिंग का फॉर्मेट, हार्बर्शियन अप्रोच पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग पढ़ेंगे। एनसीईआरटी अप्रोच, जैसा कि आप इसका पूरा नाम जानते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। इनके शैक्षिक लक्ष्यों के बारे में जब हमने शैक्षिक लक्ष्यों के बारे में और शिक्षण लक्ष्यों के बारे में बताया था आपको, तब इनके शैक्षिक लक्ष्यों के बारे में भी आपको बताया गया था। आज हम फिर से एक रिवीजन कर लेते हैं। शैक्षिक लक्ष्यों के बारे में हम जानते हैं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी सभी शैक्षिक लक्ष्यों का, शिक्षण लक्ष्यों का बेस है और उसी के आधार पर एनसीईआरटी ने भी जो लेसन प्लानिंग का फॉर्मेट बनाया, इन्हीं लक्ष्यों को ध्यान में रख करके बनाया गया था। और इसमें मुख्य रूप से काम करने वाले जो थे वो थे प्रोफेसर HR श्रीवास्तव एंड प्रोफेसर JP सूरी। इन्होंने शिक्षण लक्ष्यों की टैक्सोनॉमी के आधार पर ही लेसन प्लान का फॉर्मेट बनाया। अब इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि शिक्षण लक्ष्य उन्होंने क्या रखे थे। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। सभी स्टूडेंट्स अपने को म्यूट कर लें ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, कौशल, रुचि और अभिवृत्ति। नॉलेज में हमारे रिकॉल एंड रिकॉग्निशन मेन दो चीजें हैं कि नॉलेज को, ज्ञान को हम रिकॉल करेंगे और रिकॉग्नाइज करेंगे। रिकॉल करने का मतलब है जो आपने पहले पढ़ लिया है उसको पुनः अपने स्मृति पटल पे लाना, रिकॉल करना। यहाँ पर हम जो शिक्षण लक्ष्य बच्चों के लिए बनाएंगे वो भी इसी आधार पर बनाएंगे, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है आपको, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। म्यूट कर लें सभी लोग, डिस्टरबेंस हो रहा है। किसी स्टूडेंट का अनम्यूट है तो बच्चों जरा एक बार चेक कर लो, सभी ने अपना म्यूट माइक्रोफोन रखा है कि नहीं। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। नॉलेज में रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। विशिष्ट उद्देश्य जो हम लिखेंगे, सामान्य उद्देश्य तो लॉन्ग टर्म हम गेन कर पाते हैं, पर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जब लिखेंगे तो नॉलेज में जो एक विशिष्ट आपका ज्ञान है जो आप देने जा रहे हैं बच्चों को, उसी के आधार पर छात्र प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। कोई भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रहे हैं या सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहे हैं,
या एरिया पढ़ा रहे हैं, तो उसमें छात्र जो है उस स्पेसिफिक नॉलेज जो है उसको रिकॉल कर सकेंगे। छात्र साधारण ब्याज प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, दोबारा उसको रिकॉल कर सकेंगे, मतलब एक बार आपने नॉलेज दे दिया उसको दोबारा से रिकॉल कर सकेंगे। इसी तरह से रिकॉग्नाइज कर सकेंगे, अगर फॉर्मूला उनका कहीं भी लिखा हुआ है तो उसको दोबारा से रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। इसी तरह से उसको अंकित कर पाएंगे, लिख पाएंगे। ये सारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आप वहां पर पहले से ही क्लियर कर लेंगे। इसके बाद में सूचनाएं प्राप्त करेंगे, बच्चे इस तरह की सूचनाएं प्राप्त करेंगे। तो ये नॉलेज लेवल के ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हो गए। इसी तरह से अंडरस्टैंडिंग लेवल में तुलना कर सकेंगे, यानी कि साधारण ब्याज और जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपेयर कर सकेंगे, तुलना कर सकेंगे कि दोनों के फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, दोनों के कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है। इसी तरह से दोनों में अंतर बता सकेंगे, कंपैरिजन कर सकेंगे, डिफरेंस बता सकेंगे, वर्गीकरण कर सकेंगे। इस और इसके अलावा क्रमबद्ध कर सकेंगे, उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे, व्याख्या कर सकेंगे, अपने शब्दों में व्याख्या कर सकेंगे। एप्लीकेशन में आप जो ऑब्जेक्टिव बनाएंगे विश्लेषित कर सकेंगे, समाधान बता सकेंगे, निष्कर्ष निकाल सकेंगे। ये आपके एप्लीकेशन लेवल के ऑब्जेक्टिव्स हो गए। स्किल में कौशल, कौशल में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव बनेंगे, जैसे अगर कोई फिगर है तो उसका चित्रण कर सकेंगे, अगर आपको चित्र के माध्यम से कोई चीज बतानी है तो चित्र बनाने का कौशल प्राप्त कर सकेंगे उस विशेष ज्ञान के संबंध में। उस कोई अगर आपको फॉर्मूला बताया गया, सूत्र बताया गया, तो उसका आप निरूपण कर सकेंगे, सूत्र को बता सकेंगे और उसका प्रयोग और सरल रूप में कर सकेंगे। उस ज्ञान को अगर आपको किसी और को देना है तो आप और ज्यादा सरल तरीके से उसको बता सकेंगे, इसका भी कौशल बच्चे प्राप्त करेंगे। तो ये स्किल लेवल का है। इसी तरह से इंटरेस्ट में अध्ययन में रुचि लेंगे, जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, जैसे साधारण ब्याज जो है उसके अध्ययन में रुचि लेंगे, उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे, उसकी जो भी एक्टिविटीज है उससे रिलेटेड क्रियाकलाप है उसमें बच्चे रुचि लेंगे। इसी तरह से ये तो मैथ्स का टॉपिक हुआ, लेकिन अगर और किसी चीज का हुआ तो जैसे भ्रमण करने में रुचि लेंगे, आप किसी बच्चे को उस स्पेसिफिक प्लेस पे ले जाकर के बताना चाहें, कुछ रियल नॉलेज देना चाहें, एक्सपेरिंशियल नॉलेज देना चाहें, तो वो भी आप वहां पे उसमें भी वो रुचि लेंगे। इसी तरह से एटीट्यूड, एटीट्यूड में उस ज्ञान के प्रति सम्मान की भावना आएगी उनके अंदर, सम्मान की भावना प्रकट करेंगे, उसके प्रति भावनाओं को अपनी प्रकट करेंगे। इसी तरह से उसका अध्ययन करेंगे और उसका मूल्यांकन कर सकेंगे। ये सारी चीजें एटीट्यूड टीचिंग ऑब्जेक्टिव में आएगा, स्पेसिफिक टीचिंग ऑब्जेक्टिव में। तो ये सारी चीजें हमारी हो गई। क्योंकि हमारा जो बेस है वो टीचिंग ऑब्जेक्टिव ही है। जब हम किसी चीज को पढ़ाते हैं क्लास में तो हमारे माइंड में पहले ऑब्जेक्टिव ही होते हैं कि उन्हीं ऑब्जेक्टिव को, वही ऑब्जेक्टिव हमें दिशा प्रदान करते हैं प्रोसेस के लिए। जो क्लास में हम क्रियाकलाप करेंगे वो उन्हीं टीचिंग ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख करके करेंगे, और बाद में जब मूल्यांकन करेंगे तब भी ध्यान रखेंगे कि हमने जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव निर्धारित किए थे वो पूरे हुए कि नहीं हुए। इसीलिए टीचिंग ऑब्जेक्टिव पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। इसी तरह से अब ये तो हमारे हो गए टीचिंग ऑब्जेक्टिव। इसके बाद में सहायक सामग्री, वैसे ही पूरा फॉर्मेट रहेगा जैसे आप यूज करते हैं। और पूर्व ज्ञान क्या है बच्चों का, इसके बाद में प्रस्तावना प्रश्न।
सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, और इसके बाद आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न जो कि बच्चों को तत्पर करेंगे ज्ञान के लिए, जो कि बच्चों की पूर्व ज्ञान की जांच करेंगे, और जो कि बच्चों के पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान को आपस में जोड़ेंगे। इसमें छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र की क्रियाएं और श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य भी आप देख रहे हैं कि एनसीईआरटी के फॉर्मेट में भी श्यामपट्ट कार्य साथ में है, और विशेष तौर पर मैथमेटिक्स में। प्रस्तावना प्रश्न आप श्यामपट्ट कार्य के थ्रू भी पूछ सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप इसमें फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का पूछ सकते हैं कि ये सूत्र जो है किस चीज का है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं। तो ब्लैक बोर्ड में आप उसका फॉर्मूला लिखकर उसके टर्मोलॉजी के मीनिंग समझ बता करके, या मीनिंग पूछ करके कि बच्चों को कितनी नॉलेज है उस सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले को लेकर के, उसके टर्म्स को लेकर के, इसके माध्यम से कोई ड्राइंग बना करके, कोई कहानी सुना करके, इस तरह से आप प्रस्तावना प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रस्तावना प्रश्न के बाद ही हमारा उद्देश्य कथन आता है, और तभी हम टॉपिक को लिखते हैं। ये बातें हमारी सारे ही लेसन प्लान में कॉमन है। इसके बाद जो विशेष फॉर्मेट हमारा है वो आता है, जिसमें शिक्षण बिंदु, जो भी पॉइंट्स, टीचिंग पॉइंट्स हमने जो भी टॉपिक लिया हुआ है उसमें कई शिक्षण बिंदु बन सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने सिंपल इंटरेस्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं, तो उसकी जो टर्मोलॉजी है उसकी मीनिंग भी आप इसमें शिक्षण बिंदु में, कि मूलधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, इन सब की मीनिंग को भी समझा करके बता सकते हैं। ये शिक्षण बिंदु में ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। टॉपिक टू टॉपिक वेरी करेंगे शिक्षण बिंदु। इसके बाद शिक्षण लक्ष्य, जो विशिष्ट उद्देश्य आपने बनाए हैं, विशिष्ट शिक्षण लक्ष्य है। उसमें जैसे मान लीजिए ज्ञान है, ज्ञान एक पॉइंट है 1, और इसमें पहला है आपका छात्र साधारण ब्याज का प्रत्यय स्मरण कर पाएंगे या फॉर्मूला को बता पाएंगे। तो फर्स्ट और सेकंड 1 पॉइंट का 1A और B या 1 और 2 कोलन में लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर शिक्षण लक्ष्य की जो विशिष्टताएं हैं वो यहाँ पर आप 1.1, 1.2 जो भी आपका विशिष्ट लक्ष्य है, अगर नॉलेज लेवल का आप बता रहे हैं तो नॉलेज लेवल का 1.1, 1.2, अगर अंडरस्टैंडिंग लेवल का है तो 2.1, 2.2, अगर आपका एप्लीकेशन लेवल का है तो 3.1, 3.2। यहाँ पर वो विशिष्टताओं के पॉइंट्स डाल सकते हैं, क्योंकि बार बार उसको लिखना जो है इतने छोटे कॉलम में संभव नहीं है। तो इसका एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, 1.1, 2.1, 3.1, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब छात्राध्यापक की क्रिया, छात्राध्यापक की क्रियाएं, छात्राध्यापक जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर रहे हैं या प्रश्न पूछ रहे हैं, ये सारी क्रियाएं छात्राध्यापक। विद्यार्थियों की क्रियाओं में या एक्टिविटी करा रहे हैं वो भी आ जाएगा। विद्यार्थी की क्रियाओं में विद्यार्थियों की एक्टिविटीज आ जाएंगी, जो वो प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं या सुन रहे हैं। बहुत बार आप लोग ऐसे भी लेसन प्लान बना देते हैं कि जिसमें विद्यार्थियों की क्रियाओं में छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे, छात्र ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, इसको बहुत ज्यादा लंबे समय तक लेते चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका लेसन प्लान में ये लगता है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं है। तो वो इंटरेक्शन टीचर और स्टूडेंट के बीच में वो हमारे लेसन प्लान में दिखना चाहिए। इसलिए हमें
उसको यहाँ पर बहुत समय तक ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ध्यान पूर्वक देख रहे हैं, ऐसा नहीं। बीच बीच में क्वेश्चन आंसरिंग एक्टिविटीज, ये सारी चीजें भी साथ साथ में करते चलना चाहिए ताकि हमारी क्लास जो है वो इंटरेक्टिव लगे। इसके बाद युक्ति, विधि और सामग्री। इसमें सहायक सामग्री हो सकती है, जैसे आपका चार्ट है, मॉडल है, जो भी आप यूज कर रहे हैं। विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, या जो भी विधियां आपको बताई गई हैं, प्रयोगशाला विधि, जो भी विधि आपको बताई गई है, या जो भी आप उसमें उन विधियों में से जो आपको उस शिक्षण लक्ष्य के लिए सटीक लग रही है, उस विधि को आप यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरह से युक्तियां भी, जैसे प्रश्नोत्तर युक्ति भी है, तो वो युक्तियां भी यहाँ पर आप लिखेंगे। और श्याम पटकार में जो भी श्याम पटकार आएगा वो यहाँ पर। विधि और सामग्री में अच्छा लेसन प्लान वही बनेगा, लगेगा, जिसमें आप जो चार्ट बना रहे हैं, जो दिखा रहे हैं क्लासरूम में लाइव, उसको वहां पर उसका छोटा पार्ट बना करके यहाँ पर, या उसकी छोटे पार्ट की कटिंग, या कोई पिक्चर दिखा रहे हैं आप, तो उसको यहाँ पर पेस्ट कर दें, तो वो आपका लेसन प्लान जो है बहुत इंटरेक्टिव लगेगा, अच्छा लगेगा। इस तरह से हम हमारे ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये अप्रोच है। इसके अलावा लेखन और निरीक्षण का बाद में हम स्टूडेंट को कुछ काम देंगे जो एप्लीकेशन लेवल का है, कि छात्र ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। तो हम कोई प्रश्न दे करके उनको क्लासरूम में उनका निरीक्षण कार्य करेंगे। छात्र जो है क्लासरूम में पूरा घूम घूम करके छात्र अपना कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसका निरीक्षण करेंगे। मूल्यांकन में है, मूल्यांकन में छात्र बाद में मूल्यांकन प्रश्न पूछ सकते हैं और जान लेंगे कि जो हमारे टीचिंग ऑब्जेक्टिव हैं वो पूरे हुए हैं कि नहीं है, पूरी तरह से हमने फुलफिल कर लिए हैं या आंशिक रूप से पूरे हुए हैं। अगर मान लीजिए आपकी क्लास के आधे बच्चों ने आपके मूल्यांकन में प्रश्नों के जवाब दिए और आधे बच्चों ने नहीं दिए, इसका मतलब है, या कुछ चीजों के जवाब दिए, कुछ चीजों के नहीं दिए, तो इसका मतलब है आंशिक रूप से हमने अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया है। इसके बाद गृह कार्य। इस तरह से हमारी ये एनसीईआरटी अप्रोच के अकॉर्डिंग लेसन प्लानिंग होगी। अब इसकी मेरिट्स क्या है एनसीईआरटी अप्रोच की बाकी और लेसन प्लान से, या आप जो अनुभव कर रहे हैं क्लासरूम टीचिंग में एनसीईआरटी अप्रोच को लेकर के, तो उसमें क्या आपको विशेष बातें इसकी नजर आई? जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये एक व्यवहारिक उपागम है, बहुत ही प्रैक्टिकल है, कि हम जो चीजें यूज कर रहे हैं क्लासरूम में लाइव, वो सारी चीजें हम यहाँ पर दिखा पा रहे हैं। एक एक पॉइंट जो है वो क्लियर है, तो सरल है, पहला पॉइंट है इसमें कि सरल और व्यवहारिक है ये एनसीईआरटी अप्रोच। इसमें लक्ष्यों को अधिक से अधिक व्यवहारिक रूप में लिख सकते हैं। बहुत सारे लक्ष्य हैं और जरूरी नहीं है कि सारे लक्ष्यों को आप लिखें। जो आपको लगता है कि आपके लेसन में या आपके क्लास में फुलफिल हो जाएंगे, या आपने जो भी प्रोसेस अपना निश्चित कर रखा है उसके अकॉर्डिंग वो फुलफिल हो जाएंगे, उन्हीं ऑब्जेक्टिव को आपको लिखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम व्यवहारिक रूप से अधिक लिख सकते हैं और बहुत ही स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं। इसके अलावा जो लक्ष्यों की विशेषताएं हैं वो भी बहुत स्पष्ट है, इसमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि अगर हम एक्टिविटी करा रहे हैं तो भी उसमें क्लियर कट रूप में हम लिख सकते हैं। बहुत ही वस्तुनिष्ठ ज्ञान हमें इससे प्राप्त हो सकता है और शिक्षण की क्रियाओं को हम और विधियों को, सहायक सामग्रियों को स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं। सारी चीजें इसमें हैं, विधियां भी लिखेंगे और सहायक सामग्री भी लिखेंगे।
तो सारी चीजें बहुत ही स्पष्ट रूप से इसमें हम बता सकते हैं बच्चों को। अब इसकी सीमाएं क्या हैं इस अप्रोच की? इसमें शिक्षण लक्ष्य इतने ज्यादा बताए गए हैं कि यदि आप सारे शिक्षण लक्ष्यों को लेकर के चलेंगे तो बहुत ही लंबा समय लगेगा अपनी बात को, अपने क्लास को पूरी तरह से जस्टिफाई करने में। तो ये एक इसकी लिमिटेशन है, कह सकते हैं आप, कि लक्ष्य लेखन में भी बहुत अधिक समय लग जाता है और लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी बहुत अधिक समय लगता है। कुछ लक्ष्य इसमें ऐसे हैं जैसे कि अभिवृत्ति। अब ये लक्ष्य ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि एक क्लास में फुलफिल हो जाए। सम्मान की भावना हम जबरदस्ती उनमें ला नहीं सकते हैं और उसको चेक करने का भी बहुत हमारे पास ऑब्जेक्टिव और रिलायबल तरीका भी नहीं है। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है कि शिक्षण लक्ष्य कुछ इसमें ऐसे हैं, विशिष्ट उद्देश्य जो कि हैं, जो कि बहुत ज्यादा हम एक क्लास में, जैसे इंटरेस्ट डेवलप करना, उस स्पेसिफिक टॉपिक के प्रति इंटरेस्ट डेवलप करना, ये भी एक क्लास में मतलब उसको फुलफिल करना बहुत ही पॉसिबल नहीं है, आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक है। दूसरी बात है कि बहुत ही शिक्षण जो है इसमें यांत्रिक जैसा है। हर चीज जब हम क्लियर करते जाएंगे तो कभी कभी क्लासरूम सिचुएशंस जो होती हैं वो क्रिटिकल होती हैं, और उन क्रिटिकल क्लासरूम सिचुएशन में हम हर चीज अगर लिखित रूप में देते रहेंगे तो हो सकता है कि क्लासरूम की जो लाइव जो चीजें हैं, जो बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं, उनको जस्टिफाई ना कर पाए। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से कैसे लिख पाएंगे? तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। यांत्रिक शिक्षण को बढ़ावा दे रहा है। इसके साथ साथ इसमें छात्र और शिक्षक को बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। मतलब इसमें एक तरह से लेसन प्लान का जो रिटन वर्क है वो बहुत ज्यादा है, और अंडरस्टैंडिंग लेवल बच्चों का, मतलब वो उस चीज को प्राप्त कर पाएंगे, हो सकता है हमने जो इसमें पहले से ना निश्चित किया हो वो और चीजें हमें निश्चित उस वहां पर यूज करनी पड़े, वो ट्रिक्स यूज करनी पड़े, वो युक्तियां यूज करनी पड़े जो कि हम पहले से हमने डिसाइड नहीं की थी। तो इस तरह से शिक्षण जो है यांत्रिक कार्य ना होकर के बहुत ही व्यवहारिक कार्य है। तो ये इसमें कह सकते हैं कि ड्रॉबैक है। लेकिन फिर भी हम एक बिगिनर की तरीके से जब हम एक टीचर को तैयार करते हैं, छात्राध्यापक होता है हमारा, और छात्राध्यापक को जब हम शिक्षक बनाने की प्रक्रिया में रहते हैं तो इस तरह के लेसन प्लानिंग के जो फॉर्मेट्स हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो इसलिए सारे जितने भी अप्रोचेस आपको बताए गए हैं वो सारे आपके शिक्षक बनने की प्रक्रिया में, छात्राध्यापक से शिक्षक बनने की प्रक्रिया में बहुत ही उपयोगी है।